हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्लास 5 ईवीएस बुक एनसीईआरटी का 1 to 11 चैप्टर का डिस्कशन कर लिए थे और आज का इस वीडियो में हम लोग 12 to 22 दैट मीन्स 12 to 22 जो लास्ट चैप्टर है 22 उसका पूरा फुली एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को ये पता होगा कि क्लास 5 ईवीएस 1 to 5 सीटेट पेपर 1 के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसको आप देखकर अपना स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये एनसीईआरटी बुक है जिसे नंबर फिक्स होता है ना। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक डिस्कशन कर लिए थे सुनीता अंतरिक्ष में। अब नेक्स्ट चैप्टर पर हम जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है 12 खत्म हो जाए तो, है ना। खत्म हो जाए तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है खत्म हो जाए तो। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हाईवे है जिसको राजमार्ग कहा जाता है, ठीक ना। भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है ना। भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और सीटेट पेपर 2 में आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है। असम, गुजरात, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में तेल का भंडार है ना। जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है ना। जमीन के अंदर तेल के अलावा और क्या क्या चीज़ मिलता है। तो ज़मीन के अंदर तेल के अलावे और भी चीज़ मिलते हैं, जैसे कई प्रकार के खनिज मिलते हैं। कोयला, लोहा, तांबा, सोना, बॉक्साइट, ये सारे चीज़ हमें ज़मीन के अंदर से ही मिलते हैं। ज़मीन से निकाला गया तेल, है ना। ज़मीन से जब तेल निकाला जाता है वो तेल जैसे आप अभी अपना घर में देखते हैं उस तरह का नहीं होता है। वो पहले अलग प्रकार का होता है। उसका जो रंग होता है वो गाढ़ा होता है और उससे बदबू निकलती है ना। उसका स्मेल बहुत ख़राब होता है और उसमें धूली मिली हुई होती है। बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स होता है। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को कहाँ डाला जाता है, तो रिफाइनरी में भेजा जाता है, जिसमें रिफाइन करके उसको जो धूल होता है उसको अलग कर दिया जाता है। और इसी तेल से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए एलपीजी, मोम, कोल तार और ग्रीस भी मिलते हैं, है ना। वही तेल जो ज़मीन से निकलता है उसी से इतना टाइप्स का तेल बनाया जाता है। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का यूज होता है, राइट। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी, बैटरी तथा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, राइट। अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रहे तो क्या क्या समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये समस्या होगा कि ट्रैफिक बढ़ जाएगी, है ना। और पॉल्यूशन फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, जिससे हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो तेल का इस्तेमाल ड्राइंग क्लीनिंग में, गाड़ियों तथा हवाई जहाज़ के ईंधन में, पेंट, प्लास्टिक में, घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है। डीजल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो डीजल का इस्तेमाल बस, ट्रक और ट्रैक्टर, जनरेटर इत्यादि में किया जाता है, ठीक। डीजल का इस्तेमाल भारी इंजन में किया जाता है, जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर, जनरेटर इत्यादि में किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है उपले कैसे बनते हैं, तो इसका कुछ प्रोसेसिंग बताया हुआ है। उपला बनाने के लिए गाय या भैंस के गोबर में भूसा मिलाकर उसे गोल या लंबे आकार देकर धूप में कई दिनों तक सुखाया जाता है। सूख जाने पर ये उपले कहलाते हैं, है ना। अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुआं से किस तरह की परेशानी होती है। हाँ, ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है कि लकड़ी या गोईठा से खाना बनाने पर किस प्रकार का जो परेशानी हो सकती है, तो वो होता है खांसी, सर दर्द, फेफड़े की कई अन्य बीमारियां हो सकती है, ठीक ना। अब यहाँ कुछ एक देश से दूसरे एक देश में 1976 से 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, उसके लिए कुछ इस तरह से कंपेयर किया गया है ना। ग्राफ के थ्रू इसको दिखाया गया है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पर हम चलेंगे। हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी और सूखी टहनी का इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग, तो 2/3 यानी 2/3 लोग, जितना लोग है उसका 2/3 पार्ट जो है वो उपले, लकड़ी और सूखी टहनी का अभी भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 13 बसेरा ऊंचाइयों पर, है ना। बसेरा ऊंचाइयों पर, तो बसेरा ऊंचाइयों पर क्या है, यात्रा की तैयारी। यात्रा लगभग 2 महीने की जो यात्रा है वो लॉन्ग है। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की सीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक खराब ना होने वाला खाना, कैमरा और पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी, है ना। तो मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल, है ना। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ क्या होता है, अकेला रहने वाला, है ना। मैं मुंबई से निकला, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे छोटे शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है वह 14,000 किलोमीटर का रास्ता है। मैंने 3 दिन में तय किया। 2 दिन बाद मनाली पहाड़ी इलाका पहुंचा। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मनाली जो है कैसा इलाका है, तो पहाड़ी इलाका है। नेक्स्ट पॉइंट है ठंडा रेगिस्तान। जब भी हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो हम सभी का मन में ऐसा प्रश्न बनता है कि रेगिस्तान तो गर्म होता है, वहाँ बारिश नहीं होता है, तो फिर ठंडा रेगिस्तान कैसे हो गया, है ना। रेगिस्तान 2 टाइप का होता है, ठंडा और गर्म, है ना। जो ठंडा रेगिस्तान है वो लेह और लद्दाख इंडिया में है और गर्म रेगिस्तान राजस्थान है, ठीक। तो सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान तथा बर्फ से ढके पहाड़, सूखा ठंडा मैदान, सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घर। जो ठंडा रेगिस्तान रहता है वहाँ का घर कैसा होता है, तो सफ़ेद पत्थर का बना होता है। लद्दाख में स्वागत को झूल झूल बोलते हैं, स्वागत को झूले झूले बोलते हैं। लद्दाख में स्वागत को क्या बोलते हैं, तो झूले झूले बोलते हैं। यहाँ बहुत कम बारिश होती है ना। लद्दाख में जो ठंडा रेगिस्तान है उसमें भी कम बारिश होती है। यहाँ पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर मिट्टी और चूने से पुताई कर घर बनाई जाती है। ठंडा रेगिस्तान में किससे घर बनाई जाती है, तो पत्थरों से, है ना। छत के मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल होते हैं और छत उनके घर का मजबूत हिस्सा होती है। अब जो गर्म रेगिस्तान था, जो हम लोग क्लास 4 में पढ़े थे कि राजस्थान में जो रेगिस्तान है वहाँ का घर मिट्टी का होता है ना। मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें होती है। और ये ठंडा रेगिस्तान लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं, यहाँ का जो मकान होता है, जो घर होता है, वो पत्थर का बनाया जाता है। यहाँ गर्म की तेज धूप में वो ठंड के दिनों के लिए फल सब्जियाँ सुखा लेते हैं,
है ना। सब फल सब्जियों को सुखाकर स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी रेगिस्तान रेतीली और गर्म नहीं होते हैं, है ना, कि सभी रेगिस्तान जो है रेतीली और गर्म नहीं होते हैं। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। लद्दाख का जो पहाड़ है वहाँ पर इतना सूखा है कि वहाँ पर पेड़ पौधा भी नहीं उग पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चांगथांग। तो चांगथांग क्या है? चांगथांग जम्मू कश्मीर राज्य में 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना एक मैदानी सुनसान और पथरीली इलाका है। क्या है चांगथांग? एक इलाका है। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर राज्य में है। कितने मीटर ऊंचाई पर? 5000 मीटर ऊंचाई पर है। मैदानी सुनसान पथरीली इलाका है। यहाँ सांस लेने में भी मुश्किल होती है। शुरुआत में सिर में दर्द और बहुत कमजोरी महसूस होती है, फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत पड़ जाती है। चांग्या। चांग्या क्या है? ये घुमंतू लोग होते हैं। देखिए चांगथांग क्या था? चांगथांग जगह का नाम है, एक इलाका है। वहीं आप चांग्या का बात करें तो चांग्या क्या है? ये घुमंतू लोग को चांग्या कहते हैं, जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते हैं। अपने भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदान की खोज में घूमते हैं। आप यहाँ दोनों वर्ड में, दोनों शब्द में कंफ्यूज नहीं होइएगा। चांगथांग जो है एक इलाका है। ये इलाका कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है और 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये मैदानी पथरीला इलाका है। और चांग्या जो है ये घुमंतू लोग को कहते हैं, एक प्रकार का ये जाति है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है पश्मीना ऊन बनती है। कैसे पश्मीना ऊन बनती है? और ये बहुत पॉपुलर भी होता है पश्मीना ऊन। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरतों को सामान मिल जाता है। दूध, स्वेटर व कोट के लिए ऊन, भेड़ बकरियां ही इनके सबसे बड़ी पूंजी होती है। किसके लिए? चांग्या के लिए। जितनी बड़े भेड़ बकरियां उतनी ही ऊंचा परिवार का स्तर होता है ना। जिसके पास जितना भेड़ बकरी होता है उतना ही वो लोग अमीर होते हैं। ये सिर्फ 5000 लोग हैं। ये खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बाल से दुनिया का मशहूर, है ना, दुनिया पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है पश्मीना ऊन का जो शॉल बनता है। ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होती है इन बकरियां का बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे, है ना। ये लोग अपना पूरा सामान घर, घोड़े और याक पर लाद कर घूमते हैं। ये लोग सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। कहने का मतलब है कि इन लोगों के पास बहुत कम सामान होता है। ये लोग 2.5 घंटे में अपने जितने सामान होते हैं वो घोड़े पर और बकरियां याक पर लाद कर निकल पड़ते हैं। ये अपने टेंटों को रेवो कहते हैं। जो टेंट से बना हुआ इनका घर होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको रेबो कहते हैं। याक के बालों की बुनाई करके चंगप्पा पट्टियां बनाते हैं, है ना। तो याक के बालों की बुनाई करके चंगप्पा लोग क्या करते हैं? पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये मजबूत व गर्म होती है, ठीक ना। याक का भी बाल जो होता है वो मजबूत होता है और गर्म होता है। अब टेंट चंगप्पा टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची जमीन पर टेंट लगाते हैं। इन पट्टियों को 9 डंडियों के सहारे जमीन में बांध देते हैं, है ना। चंगप्पा जो है वो जो अपना टेंट बनाता है तो कितने डंडियों के सहारे वो बांधते हैं जमीन में? तो 9 डंडियों के सहारे वो जमीन में बांध देते हैं। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं जा सके। अच्छा, वो जो जिस पे वो खाना बनाते हैं उसका जो धुआं है निकलने के लिए टेंट के बीच में एक छिद्र होता है, होल होता है। टेंट को क्या कहा जाता है? तो रेबो कहा जाता है। पश्मीन शॉल
ये 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है ना। ये इसमें जो गर्मी है बहुत ज़्यादा 6 स्वेटर के बराबर होता है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं, ये पतला सा होता है लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा। पश्मीना शाल को हाथ द्वारा बुना जाता है, ये इसको हाथ द्वारा ही बुना जाता है इसलिए ये महंगा होता है। और साधारण शाल को बुनने में एक सिंपल सा जो शॉल बुना जा रहा है उसमें 250 घंटा लगता है। ये पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम -40 डिग्री सेल्सियस तक हो चली जाती है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीकी और नरम बाल उगाते हैं। ये सब प्राकृतिक का देन है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उसको बचने के लिए उसके शरीर पर बाल आ जाता है जो गर्मियों में झड़ जाते हैं, और गर्मी के दिन में क्या होता है उसके बाल झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी की 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होगा, मतलब इतना बारीकी होता है। इसीलिए पश्मीना शॉल को मशीन द्वारा नहीं बुना जा सकता है, और इतना पतला होने के कारण मशीन के थ्रू इसकी बुनाई नहीं होती है और इसको हाथ के थ्रू ही बुना जाता है। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे, अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करता है तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो पश्मीना शॉल का जो जिसे पश्मीना शॉल बनाया जाता है उस बकरी का जो होता है बाल कितना पतला होता है। तो जो आदमी का एक बाल होता है, जो आदमी का एक बाल होता है उससे वो 6 जो टाइम कम होता है ना। अगर उसका आपका एक बाल है तो वो जो बकरी है उसका 6 बाल के बराबर होगा। नेक्स्ट है, और एक शॉल को बुनने में कितना टाइम लगता है, तो एक शॉल को बुनने में 250 घंटा का टाइम लगता है। इसको मशीन के थ्रू क्यों नहीं बुनाई होती है, तो इसकी बुनाई मशीन के थ्रू इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसकी बाल बहुत पतला होता है ना। लेखा चंगपाओं के आस पास भेड़ बकरी रखने के लिए एक जगह होती है जिसे लेखा कहते हैं। लेखा क्या है, तो एक जगह है, ठीक ना। किस लिए, ये कौन सा जगह है, तो बकरी को रखने के लिए, भेड़ बकरी को रखने के लिए ये जगह है। लेखा की दीवारों, पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। भेड़ बकरी को ले जाना और ले आने का काम औरतों और जवान लड़कियां करती है। जो भेड़ बकरी का ले जाने और ले आने का काम कौन करती है, तो वहाँ की औरतें और लड़कियां करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डल झील। डल झील में तैरते हुए घरों को शिकारे बोलते हैं, है ना। जो डल झील होता है उसमें तैरते हुए घरों को शिकारे बोलते हैं। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, वो लोग खाने के लिए घर में रोटी नहीं बनाते हैं, इसे दुकान या बेकरी से खरीद लेते हैं। इसलिए कश्मीर की हर गली की कुच्चे में बेकरी होती है। ये लोग कश्मीरी लोग जो होते हैं रोटी घर में नहीं बनाते हैं, ये दुकान से खरीदते हैं, इसलिए हर गली में दुकान होती है। कारगिल से होता हुआ श्रीनगर। अब नेक्स्ट पॉइंट है कारगिल से होता हुआ श्रीनगर। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबे और 20 से चौड़े 8-9 फुट तक होता है ना। यह एक टाइप्स ऑफ हाउस है, हाउस बोट। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों के कई परिवार रहते हैं। अब इसमें भी कई परिवार रहता है, इसमें भी अलग अलग कमरे होते हैं। डोंगों में भी क्या होता है, अलग अलग का
कमरा होता है। हाउस बोट और कई बड़े घर के अंदर की छत पर लकड़ी और सुंदर नक्काशी होती है। इसमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है और जो जिक्सा पजल सा दिखता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है डब किसे कहते हैं। डब तो ये जालीदार खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती है जिसे डब कहते हैं, ठीक ना। जम्मू में सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के घर मिलती है। जम्मू में किस प्रकार के घर मिलते हैं, तो सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के घर मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर है 14 जब धरती कांपी। जब धरती कांपी तब क्या हुआ, तो धरती जब कांपता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे भूकंप के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे भूकंप के बारे में ही दिया होगा। भूकंप धरती के प्लेटों के दबाव ज्वालामुखी के फटने के कारण धरती में कंपन, जिससे जान माल का काफ़ी नुकसान होता है ना। भूकंप से जान माल का क्या होता है, काफ़ी नुकसान होता है। इंजीनियर इंजन तथा अन्य तकनीक का विशेषज्ञ होता है। वैज्ञानिक विज्ञान का ज्ञाता को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट जो होता है वो होता है वास्तुविद, घर तथा इमारत बनाने की विशेषज्ञ। बचाव कार्य प्राकृतिक अन्य आपदाओं के समय लोगों को बचाने का कार्य को बचाव कार्य कहते हैं। बाढ़ क्या होता है, वैसे से जब कि शहरों तथा गांवों में पानी फैल जाता है तो बाढ़ कहते हैं। आंधी काफ़ी तेज हवाएं चलती है तो उसे क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। सूखा बारिश कम होने या नहीं होने के उत्पन्न को स्थिति को सूखा कहते हैं। गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जसमा जब 11 साल की थी तो 26 जनवरी के दिन भूकंप आया, जिसके कारण पूरा गांव मलबे के ढेर बन गया। सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे में डूब गया। 6 लोग डूबकर मर गए थे। भूकंप आने पर निम्न कार्य करना चाहिए। अगर भूकंप आया तो आप क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बार अगर आप घर से निकल पा रहे हैं तो खुले जगह में आप चले जाइए। उसके बाद अगर घर से बाहर आप नहीं निकल पा रहे हैं तो घर के ही अंदर मेज़ के नीचे छिप जाइए, या तो फिर मेज़ के नीचे छिप जाइए, ये दीवार का जो कोना होता है उसके नीचे छिप जाइए और अपने सर को कोई मजबूत चीज़ से ढक लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है भुज में आए भूकंप। भुज में जब भूकंप आया था तो क्या, अहमदाबाद, जनवरी 26, 2001 सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका, कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव और राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई। भुज की हालत सबसे ज़्यादा खराब हो गई। जब 2001 में भूकंप आया था तो सबसे ज़्यादा हालात किसका खराब हुआ था, तो भुज का, है ना। तो किस किस तरह के नुकसान हुए जब भूकंप आता है, तो क्या क्या चीज़ का नुकसान होता है, जान का, माल का, रोजगार का नुकसान हो जाता है। और कौन कौन लोग मदद के लिए आए, जिम्मेदारी ली, तो कौन कौन सी सरकारी दफ्तर, अन्य संस्थाएं। नेक्स्ट पॉइंट है उसी से ठंडा और उसी से गर्म। उसी से ठंडा और उसी से गर्म। लेखक है इसका डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन। उन्होंने इसको लिखा है उसी से ठंडा और उसी से गर्म। पात्र लकड़हारा और बलिसितिये काल्पनिक पात्र है, ये मान लिया गया है, ये रियल में नहीं है। फूंक, दोनों हाथों को मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उनमें फूंक भरने से हाथ गर्म हो जाता है। फूंक मारने से बुझती हुई लकड़ियां में आग लग जाती है और फूंक मारने से गर्म आलू या चाय ठंडा हो जाता है। हाँ, इसीलिए इसका नाम दिया गया उसी से ठंडा और उसी से गर्म।
क्या है, लकड़ी अगर धीरे धीरे जल रहा है तो आप उसको फूंक मारकर उसका जो गति है तेज भी कर सकते हैं। और चाय या उबाला हुआ आलू गर्म है तो उसको आप फूंक फूंक कर ठंडा भी करते हैं। तो क्या हुआ कि उसी से हवा के थ्रू, फूंक के थ्रू हम उसको गर्म भी कर रहे हैं और उसको ठंडा भी कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका जो शीर्षक है, इसका जो नाम है वो दिया गया उसी से ठंडा उसी से गर्म, राइट। नेक्स्ट है, मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है ना। मुंह से निकली जो हुई हवा जो होती है वो बाहर के तापमान के मुकाबले या तो ठंडा या तो गर्म हो सकती है ना। बांसुरी या बांस से बनी होती है, इसमें कितने छेद होते हैं, तो छह छेद होते हैं। ढोलक क्या चीज़ से बना होता है, या लकड़ी का बना होता है, यह एक वाद्य यंत्र है जिसके दोनों सिरे पर चमड़े की झिल्ली लगी होती है। बीन, ये कद्दू के खोल या बांस या लोहे के दो पाइप से बनाया जाता है। यह भी एक वाद्य यंत्र है जिसे फूंक कर बजाया जाता है। और बीन का यूज कौन करता है, सफेरा करता है। नेक्स्ट है मृदंग। मृदंग जो है यह ढोलक जैसा होता है, यह भी एक वाद्य यंत्र है, इसे ढोलक की तरह बजाया जाता है, ठीक। गिटार, यह तारों तथा प्लाईवुड से बना एक वाद्य यंत्र है, इसमें लगे तारों को छेड़ कर बजाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए श्वास के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंद जैसी बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला कर देती है। आप ठंडे के दिन में देखेंगे कि आपका जो आईना होता है वहाँ पर आप जब श्वास जोर से छोड़ेंगे तब वहाँ क्या होगा, धुंधला सा हो जाएगा, वाष्प सा बन जाता है, आईना आपका धुंधला हो जाता है। डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुनते हैं। तो डॉक्टर जो होते हैं वो हमारी धड़कन को कैसे सुनते हैं, तो स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हैं। सांप वाले खेल से हवा के बहाव का अंदाजा होता है। जब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो सांप घड़ी की दिशा में घूमता है, और जब ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है तो यह सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, ठीक ना। जैसे पंखा भी इसी की तरह एक्टिविटी करता है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, ठीक है। जब गर्म हवा हो जाती है तो क्या होती है, ऊपर उठती है, और वही ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है। नेक्स्ट चैप्टर 16 नंबर है, कौन करेगा यह काम। इसमें कुछ काम के बारे में दिया हुआ है कि कौन करेगा यह काम। पूरा अध्याय जो है छुआछूत पर आधारित है। किस पे आधारित है, तो छुआछूत पर आधारित है। इसमें दो कहानी का जिक्र है। लेखक कौन है, महात्मा गांधी के करीब के साथी महादेव भाई का बेटा नारायण भाई देसाई। पात्र कौन है, तो नारायण यानी बाबला 11 साल का, गांधी जी, महादेव भाई तथा संडास की तरफ एक आदमी लोटा लेकर आता हुआ। यहाँ पर कुछ कहानी दिया हुआ है और छुआछूत के बारे में यहाँ बताया गया है। ऐसा भी एक बचपन है। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरे गांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस का खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बढ़े हुए बालों का ख्याल आया और नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है, छोटे भीम ने सोचा।
ये भीमराव अंबेडकर की कहानी है। आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गया। बाबा साहेब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की और आज़ादी के बाद बाबा साहेब की अगुवाई में ही हमारे देश के संविधान तैयार हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे देश के संविधान किसके नेतृत्व में तैयार हुआ? तो भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर। ये कहानी क्या है एक्चुअली में, जो समझ लीजिए। क्या है कि जब भीमराव अंबेडकर अपने गांव आए थे छुट्टियां मनाने के लिए, तब क्या देखे थे कि एक नाई जो था वो भैंस का जो शरीर पर बाल हो जाता है उसको काट रहा था, साफ कर रहा था। तो भीमराव ने सोचे कि मेरा भी बाल बड़ा है, चलो इस नाई के पास जाकर हम कटवा लेते हैं। जब उसके पास गए तो नाई बोला कि अगर मैं तुम्हारा बाल काटूंगा तो मैं और मेरा अस्तूरा जो है वो दोनों अछूत हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और यही बात उनका जो है दिल तक पहुँचा और उन्होंने ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बहुत लोगों को न्याय भी दिलाया। ठीक है, और यही छुआछूत के बारे में कहा जा रहा। गांधी जी का भजन है, वैष्णव जन तो तने कहिए, जो पीठ पर आई जागे रे, पर दुख अपमान सहे, जे मन अभिमान न आने रे। ये गांधी जी का जो श्लोक है। गांधी जी समझते थे कि हम सभी का हर तरह का काम करना सीखना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि हम सभी को हर तरह का काम करना चाहिए। ये नहीं कि ये नाई का काम है, ये लोहार का काम है, नहीं, हम सभी एक हैं और कुछ छुआछूत नहीं होता है। हम सभी को सभी काम करना चाहिए, सीखना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है 70, फांद ली दीवार, है ना। क्या है? फांद ली दीवार। ये जो चैप्टर है, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग क्या देखे थे? छुआछूत के बारे में। अब ये चैप्टर जो है लिंग भेद के बारे में है और लिंग भेद से क्वेश्चन हर साल सीटेट में पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए तो इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। चमकते सितारे, अफसाना मसूरी, उम्र 13 वर्ष, खिलाड़ी महाराष्ट्र के मुंबई में नागपारा बास्केटबॉल एसोसिएशन की अन्य खिलाड़ी जरीन खुशनूर अफरीन। मुख्य रूप से 2 जगह खेल, नागपारा और सोलापुर। खिलाड़ियों में एकता नहीं, ठीक ना, दोनों जो जगह का खिलाड़ी है दोनों में एकता नहीं है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित है। तो विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ स्थित है? मुंबई में। किसी भी खेल में खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से है, ना कि इससे कि वह किस तरह के खेल खेलता है। हाँ, किसी भी खिलाड़ी की पहचान किससे होती है? उसकी लगन से, मतलब वो कितना अच्छा खेलता है ना। अगर खिलाड़ी पूरी लगन से स्कूल के स्तर पर ही खेलता है तो यही उसकी उपलब्धि है, फिर वह किस नंबर पर आया इसका महत्व नहीं, ठीक ना। कोच, जो कोच होता है, जो गाइडेंस करता है। नूर खान एक ही खेल मैदान में, बच्चू खान प्लेग्राउंड, मुस्तफ़ा खान नाम के एक आदमी यहाँ रहते थे। उनसे सब बहुत डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, इसलिए उन्हें सब बच्चू खान कहने लगे। इनके कारण अर्जुन पुरस्कार दिया गया। जो ट्रेनर होता है उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो थे कोच थे, किसका? नूर खान का। और इनको जो है लोग, बच्चे इनको बेहद पसंद करते थे, इसलिए इनका जो नाम है बच्चू खान रखा गया और इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो ट्रेनर जो होता है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कोच जो होता है उसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है जाएं तो जाएं कहाँ, है ना। जाएं तो जाएं का मुख्य पाठ गांव से गांव और शहर की गरीबी तथा रहन सहन के साथ साथ देश के विकास के लिए बड़ी योजना के बारे में है। ये जो पाठ है ये है शहर के गरीब और रहन सहन के साथ देश के विकास के लिए बड़ी योजना के बारे में, जिसके कारण कुछ लोग जाएं तो कहाँ जाएं,
है ना। इसमें पात्र कौन है, तो जात्रिया और इसकी पत्नी, बेटी झिमली, बेटा सिडिया। हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ों के बीच खेरी गांव के जत्रिया का जन्म हुआ। यहाँ बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी काम सीख जाते हैं। ये जो काम है वो बच्चा अपने पेरेंट्स को देखकर सीख जाते हैं, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी बांस के बर्तन बनाना, पक्षियाँ का पहचानना, उनकी नकल करना आदि। ये सब जो काम है, ये सब एक्टिविटी जो है, ये किसी विशेष ट्रेनर के द्वारा नहीं सीखा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, अपने परिवार के लोग को देखकर खुद ब खुद सीख जाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। किसानों की कहानी, बीज की बुआनी, है ना। किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। तो सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता है। सूखी लौकी को किस तरह से रखा जाता है, तो सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीज को रखा जाता है ताकि उसमें बीज जो है सुरक्षित रहे। बाजरा। मैं जन्मा था गुजरात के वन गांव में। बाजरा जो है वो कहाँ जन्मा था, तो गुजरात के वन गांव में। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था। दामजी भाई ने बीजों को रहने के लिए छोटे छोटे खानों वालों मजबूत लकड़ी एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। हमें कीड़े से बचाने के लिए नीम की पत्तियां बिछाई। हाँ, आप कीड़े से बचाने के लिए जो है अनाज को नीम की पत्तियां उसमें बिछाकर रखा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है, दादा भाई अब बूढ़े हो गए। दादा भाई नौरेजी जो थे अब बूढ़े हो गए, उन्हीं की बात है। उनका बेटा हसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। पानी के लिए बिजली का पंप लगाया। शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीदी। जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर, इन सब के लिए बैंक ने कर्ज दिया। आपको यहाँ से यही सीख मिलता है कि किसान लोग जो होते हैं वो अपना जब खेती जब करते हैं तो उसके लिए उसको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, बिजली पंप का ज़रूरत होता है। और शहर आने जाने के लिए तो खाद वगैरह जो होता है, बीज ये सब लाने के लिए उसको शहर आना जाना पड़ता है, तो उसके लिए मोटरसाइकिल उन्होंने ख़रीदा। और ज़मीन को जोतने के लिए क्या चीज़ का यूज किया जाता है, तो ट्रैक्टर का। और ये सब कामों के लिए बैंक जो है कर्ज देती है। हसमुख का जवान बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती का काम नहीं करना चाहता है। बैंक का कर्ज चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा, है ना। उसको जो कर्ज हो जाता है उसको चुकाने के लिए वो ड्राइविंग करने लगता है ताकि उसका कर्ज चुकाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है ऊधियूं। ऊधियूं का मतलब होता है उल्टा। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती है। सूत की कताई बुनाई भी घर में ही चरखों और करंधों पर की जाती है ना। तो कपास की उगाई करने के बाद उसको सूत बनाया जाता है और सूत की कताई और बुनाई जो है घर में ही कई लोग कर लेते हैं। किसके थ्रू करते हैं, चरखों और करंधों पर की जाती है। क्रोटोन क्या है, यह एक पौधा है। क्रोटोन रंग बिरंगे पत्तों वाले होते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं बड़ा रंग बिरंगे होते हैं। इस पौधे की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती है। पानी की कमी होती ही इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं और हम जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को यानी देने की ज़रूरत है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, ज़मीन उपजाऊ बनाती है। तो ज़मीन को कौन कौन चीज़ उपजाऊ बनाती है, यहाँ से क्वेश्चन आया भी है। जड़ों, पत्तों और शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से केंचुए ज़मीन के छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है और इन केंचुओं के मल ज़मीन के उपजाऊ बनाती है ना।
जमीन जो है उपजाऊ कैसे बनती है, तो जड़ों और पत्तों शाखाओं के सड़ने से जो सड़ जाता है और वो मिट्टी में मिल जाता है, उससे ज़मीन उपजाऊ बनता है। उसके बाद जो केचुआ होता है वो ज़मीन को क्या करता है, पोली बना देता है, मतलब मिट्टी को वो हल्का कर देता है, ढीला कर देता है, खोद खोद कर वो कर देता है, ताकि मिट्टी जो उसमें पौधा होता है उसका पेड़ तक ऑक्सीजन जा पाए और वह जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ हो जाता है। इसलिए केचुआ जो है ज़मीन को उपजाऊ बनाने में हेल्प करता है, और यहाँ से क्वेश्चन आया भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाजरे की वाली ओखली में रखते हैं। तो बाजरे की जो वाली होती है उसको कहाँ रखा जाता है, ओखली में। और मूसली से कूट कर बाजरे के दानों को बाली से अलग करते हैं। आजकल यह काम हाथ से नहीं बल्कि ये एक बड़ी मशीन जिसे थ्रेशर से किया जाता है। दोनों ही काम करने के तरीके हैं जिन्हें हम तकनीक भी कहते हैं। तो काम करने के जो तरीके हैं, मूसली से कूट कर अनाज को अलग करना या थ्रेशर के द्वारा अनाज को अलग करना, यही काम को किस नाम से जाना जाता है, तकनीक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसके जंगल। अब यहाँ जंगल की बात हो रही है, तो किसके जंगल में तो ढेर सारा जानवर होता है, आदमी होता है। तो जंगल जो है वो किसका है, कुड्डुक जो है ये क्या है, कुड्डुक एक भाषा है, कुड्डुक एक लैंग्वेज है। कहाँ का लैंग्वेज है, झारखंड में यह एक भाषा है। झारखंड के जंगलों में कुड्डुक समाज होते हैं, ठीक है ना। जो कुड्डुक बोलता है वो कुड्डुक समाज के होते हैं। तो बच्चों की प्यारी दीदी सूर्यमणि कहती है, हम आदिवासी की ज़िंदगी जंगलों से जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचे तो हम भी नहीं बचेंगे। यानी आदिवासी जो होते हैं वो जंगल पे डिपेंड करते हैं, जंगल से ही अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। उसे जंगल से लकड़ी लाना, फल लाना, ये सब बेच कर अपना जीवन की जो आवश्यकता होता है उसको पूरा करता है ना। सूर्यमणि इनका पूरा परिवार पास के जंगलों से जड़ी बूटी इकट्ठा करते हैं और जड़ी बूटी भी लाते हैं जंगल से, बाजार में बेचा जाता है। उसकी माँ बाँस से टोकरी बुनकर गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाती है, और जब वे सुम ठेकेदार आया तो जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया। सूर्यमणि के गांव लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुद्धिया माई नहीं डरती थी। कोई बुद्धिया माई थी वो नहीं डरती, वह कहती थी इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। पिता ने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर लोग के गांव से करा दिया। स्कूल में स्कॉलरशिप लेकर बीए पास की। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी, वो उस गांव की पहली लड़की थी, यानी आदिवासी समाज की वो पहली लड़की थी जिसने बीए की। कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई जो पत्रकार थी, है ना। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। अब वो पढ़ लिख कर क्या करने लगी, झारखंड जो है जंगल बचाओ आंदोलन में काम करने लगी। उसमें उसका साथ दिया, और उसके बचपन के साथी विजय ने सूर्यमणि का एक और साथी था जो मिर्ची सूर्यमणि का एक सपना था, है ना। वह अपने कुड्डुक समाज की पहचान बनाए। सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती। सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली। अब वो अपने साथी जो विजय था उसके साथ शादी कर ली। कुड्डुक भाषा में तुरंगा का मतलब क्या होता है, जंगल। तो कुड्डुक भाषा में जो है तुरंगा का मतलब क्या होता है, जंगल। इसमें कुड्डुक भाषा जड़ी बूटी की समझ, वास की चीज़ बनाने की कला बच्चे भी सीखे बल दिया जाता है। तुरंगा जो होता है, तुरंगा का मतलब जो जंगल है, तो ये समाज और अन्य आदिवासी खास किताबों को संभाल कर रखा गया है ना। यहाँ गाने बजाने की कई चीज़ जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोलक भी होते हैं कुड्डुक समाज में। जंगल के अधिकार कानून, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जंगल का अधिकार कानून कब बना था, तो 2007 में बना था। यह कानून आदिवासी को जंगल पर उनका हक दिलाने के लिए बना था।
जंगल अधिकार कानून किस लिए बना था? तो आदिवासी को उनका हक दिलाने के लिए बना था। कब बना था? 2007 में बना था। नेक्स्ट पॉइंट है, उड़ीसा के एक स्कूल की 10वीं क्लास की लड़कियां सिक्किया ने वहां के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? कि आदिवासी के लिए जंगल ही सब कुछ है। अच्छा, वो भी इसके समर्थन में थी और उसने वहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि आदिवासी जो है कि जंगल आदिवासी के लिए जंगल ही सब कुछ है, उसके बिना वो नहीं रह सकते हैं, है ना। तो अगर जंगल ना रहे तो खानों में से एल्युमिनियम जैसे खनिज निकालकर जमीन को खोखला कर दे तो बचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा और पानी, मीलों दूर तक फैली बंजर जमीन। मिजोरम जो है वो राज्य में झूम खेती की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है पेपर 2 में, SST में पूछा गया है कि झूम कृषि क्या होती है। तो झूम कृषि क्या होती है उसको समझ लिए। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक यूं ही छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। और यह राख जो होता है वो जमीन से खाद का काम करता है। जब खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिला कर बीज छिड़क देते हैं। एक तरह ही खेत में अलग अलग तरह के जैसे मकई, सब्जी, मिर्च, चावल बीज बोए जाते हैं। और फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी जमीन उपजाऊ बनता है। अच्छा, जो खरपतवार होता है उसको भी क्या करते हैं वो लोग, उखाड़ते नहीं हैं, मिट्टी में ही दबा देते हैं ताकि वो सब भी सड़कर जो है मिट्टी को और उपजाऊ बना सके। तो मुख्य फसल चावल होती है। जो झूम कृषि की जाती है उसमें मुख्य फसल क्या है? चावल है। तो आपको पता अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि झूम कृषि किस तरह से की जाती है। तो झूम कृषि जो है मिजोरम में की जाती है। और ये किस तरह से की जाती है? तो इस पर पहले क्या होता है, जो जंगल रहता है उसको उखाड़ते नहीं हैं लोग, उसको क्या करते हैं बस गिराकर जला देते हैं। और जलाने के बाद जो उसका राख होता है वहीं के मिट्टी में उसको हल्का सा मिट्टी खोद करके मिला दिया जाता है। और सारे बीज को एक ही खेत में कई तरह की सब्जियां बोया जाता है और उसमें जो होता है राख उसको मिला दिया जाता है जो कि एक उर्वरक का काम करता है। और फिर कुछ दिन के लिए इस जगह को छोड़ दिया जाता है। और इसका जो झूम कृषि का मुख्य फसल है वो चावल है। चेराओ क्या है? ये फसल पकने पर गांव में सबसे बड़े त्योहार है। तो चेराओ क्या है? ये त्योहार है। कब मनाया जाता है? तो फसल जब पक जाता है उसके उत्सव में ये मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं। चेराओ नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डांडिया के जमीन पर पीटते हैं और डांडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं, नाचते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ के अधिकांश लोग जंगलों से जुड़े होते हैं? तो मिजोरम। या तो फिर कहाँ के 3/4 लोग जंगल से जुड़े होते हैं? तो मिजोरम। या तो फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मिजोरम के कितने लोग जंगलों से जुड़े हैं? तो 3/4, है ना। नेक्स्ट चैप्टर है किसकी झलक किसकी छाप। 21 चैप्टर जो है वो उसका नाम है किसकी झलक और किसकी छाप। सरोज और सुबासिनी जुड़वा है, दोनों बहनें हैं, वो जुड़वा है। 2 हफ्ते की ही थी जब सरोज की चाची ने उसको गोद ले लिया और अपने साथ पुणे ले गई, है ना। चाची के घर में सभी को संगीत बेहद शौक है। सुबह की शुरुआत ही संगीत से होती थी। सरोज को बहुत से गीत गाने आते थे क्योंकि उसका माहौल ही वैसा था। जो बच्चा जैसा माहौल में होता है वो खुद ब खुद वैसा सीख लेता है। तो सरोज जो थी वो
बचपन से वहाँ रह रही थी और चाची के घर में सुबह ही होता था तो संगीत से ही तो वो धीरे धीरे सीख गई। दोनों भाषाओं में मराठी, कौन कौन भाषा में, तो मराठी और तमिल दोनों भाषा में संगीत गाया जाता। उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते थे और स्कूल में जाया जाता बच्चे मराठी बोलते थे। सुभाषिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती थी और जिनके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र में ही सुभाषिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। छुट्टी के दिन दोनों बाप बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते। देखने में दोनों बहनें एक जैसी पर उनकी पहचान फिर भी अलग अलग। तो यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताया गया कि जो बच्चा जिस माहौल में रहा, जिस वातावरण में रहा, उसका विकास उसी तरह से हुआ, है ना, उसका इंटरेस्ट जो था उसी तरह से डेवलप हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है पोलियो। सती कुछ ही महीने की थी जब उसकी एक टांग में पोलियो हो गया। तो पोलियो क्या है, ये जीवाणु से फैलता है और ये जन्मजात नहीं होता है। पोलियो जो है जन्मजात बचपन से ही नहीं होता है, गर्भ से ही नहीं होता है। हो सकता है कि बच्चे जब बड़े हो जाए 1 साल 2 साल फिर भी पोलियो मार सकता है। तो ये पोलियो जो है जन्मजात नहीं है। और किस तरह से फैलता है, तो ये जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1822 में एक गरीब किसान के परिवार में हुआ। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक जैसे मुनि बनने को सोचा, है ना, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके। जो मिला भी वह विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल हो जाते। 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए। वो 28,000 पौधा पर एक्सपेरिमेंट किए। तो मेंडल ने पौधों में क्या पाया था, उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना और खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधे भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। अच्छा, यहाँ ये बताया गया कि जो जैसा रहता है उसका बच्चा उसी टाइप्स का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर चला काफिला। ये आज का लास्ट चैप्टर है और क्लास 5 ईवीएस का ये बुक समाप्त हो गया है। अब हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी का थ्योरी को हम लोग देखेंगे। अब इसमें क्या पॉइंट है, धुन का गांव, दशहरे का दिन, पूरन पोली, चने की दाल की मीठी रोटियां बनती है। शाम में मुकादम कर्ज वसूल करने वाले के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं। मुकादम सभी गांव वालों को अगले 6 महीने में कौन से इलाके में जाना है यह भी बताता है। यह मुकादम शक्कर के कारखाने का दलाल है। मुकादम कौन था, तो शक्कर के कारखाना था, उसका दलाल था। वह उन्हें गन्ने के खेतों में काम दिलवाता है। अब आगे कुछ महीने धुन उसके आई बापू, चाचा, उनके 2 बड़े बच्चे मामा और मामी, उनकी 2 लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने घर से दूर रहेंगे। और 6 महीने धन्नू और उसके जैसे कई बच्चे सवुफल नहीं पाएंगे, है ना। धन्नू के घर में उसकी बूढ़ी दादी और एक चाची जो देख नहीं सकती है और 2 महीने की चचेरी बहन ही रह जाएंगे। इसी तरह गांव के अन्य परिवार भी बूढ़े और बीमार लोग रह जाते हैं और सब लोग कहाँ जाते हैं, काम करने चले जाते हैं, है ना। सिंचाई के अलग अलग तरीका है। तो सिंचाई का क्या क्या तरीका है, ट्यूबवेल और नहर निकालना इत्यादि सिंचाई का तरीका है। दशहरे के बाद परिवार का यह काफिला अब गन्ने के खेत और शक्कर को कारखाने के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा और वहीं काम करेगा। अपनी झोपड़ियां गन्ने के सूखे पत्तों और रस
निकाले गन्ने से बनाते हैं। ये लोग अपना झोपड़ियाँ कैसे बनाते हैं, तो सूखे पत्ते से और जिस गन्ना से रस निकल जाता है उसका यूज करके। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्ना की कटाई करते हैं, है ना। इस तरह से गन्ना का कटाई होता है और ये लोग काम करते हैं। तो आज का जो चैप्टर था ये क्लास 5 का EVS और चैप्टर 22 ये पूरा बुक समाप्त हो गया है। आप इसको 2-3 बार देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सीटेट पेपर 1 के लिए चाहे कोई भी टेट हो, उसमें पेपर 1 में क्वेश्चन आता ही आता है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को इससे फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक